तो बच्चों जो है वैसे तो हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी भी सर पढ़ा दिए होते। तो कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो हेडिंग है हमारी आज की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, हेडिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, हेडिंग है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। बच्चों जो एनसीईआरटी में चीजें गिवन हैं तो वो बच्चों को जो है पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टी गिवन है, हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर देना चाहिए था, है ना, लेकिन हमने जो है शुरू नहीं किया, ये पढ़ाने लगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों को चाहिए खुद से भी पढ़ लें, तो क्योंकि वो सरल है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट टू द पॉइंट दिया गया है। तो चलिए हम जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। कंपटीशन और उसमें भी कभी कभी, लेकिन इससे जो आएगा क्वेश्चन वो सरल माना जाएगा, इसलिए इस पोर्शन से क्वेश्चन के आने की संभावना कंपटीशन में कम रहती, बोर्ड में तो भाई लगातार रहती है, बोर्ड एग्जाम में लगातार रहती है। कंपटीशन में इससे क्वेश्चन बनते जरूर हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं बनती। तो चलो देख लो फटाफट। तो पहला इसमें पॉइंट हमको याद रखना है, कुछ 10-5 पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी में जो लिखा है बच्चों, तो एल्किल हैलाइड्स, है ना, हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स, है ना। तो क्या लिखे हम लोग, हैलो अल्केन्स आर कलरलेस, are colorless. Halo alkenes are colorless when, halo alkenes are colorless when pure, है ना, when pure। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये कंप्लीटली शुद्ध रूप से है, इसमें कुछ और नहीं मिला है, तो ये क्या है, कलरलेस है। नीचे फिर लिख रहा है, एनसीईआरटी का अगला पॉइंट ही लिखा गया है, एनसीईआरटी का अगला पॉइंट लिखा गया है बच्चों कि हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप color when they exposed to light, when they exposed, when they exposed to light। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्या एनसीईआरटी क्या कर रही है कि लेकिन फिर भी ब्रोमाइड और आयोडाइड कलर डेवलप करते हैं जब उन पर लाइट का प्रकाश पड़ता है ना, तो वो जो है कलर डेवलप करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि फ्यू वोलेटाइल, तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि फ्यू volatile हैलो अल्केन्स, volatile, few volatile compounds, few volatile compounds। अब इसमें दोनों हो सकते हैं भाई, हैलो अल्केन भी हो सकता है,
हाइलो अरीन भी हो सकता है। फ्यू वोलाटाइल कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, हैव स्वीट स्मेल। ठीक है भाई, तो ये चीज जो है एनसीईआरटी में गिवन है। अब जो है हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपीटी एंड बीपीटी, है ना। तो एमपीटी एंड बीपीटी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों, है ना। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा, ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, है ना। अब इससे क्वेश्चन मतलब इसको भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीटली क्वेश्चन के फॉर्म में इस चीज को, है ना। तो जैसे इसमें पहला पॉइंट तो ये है, ये क्वेश्चन तो नहीं है, है ना। स्टार्टिंग कंपाउंड्स आर, या आप कह सकते हैं कि लाइटर कंपाउंड, स्मॉलर कंपाउंड, है ना, या स्टार्टिंग कंपाउंड। स्टार्टिंग कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बन का नंबर 1 2 3 हो, है ना। स्टार्टिंग कंपाउंड्स आर गैसियस इन नेचर, है ना। स्टार्टिंग कंपाउंड्स, स्टार्टिंग कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है भाई, इसमें C1 से C5 तक हो, है ना। स्टार्टिंग कंपाउंड्स, इस स्टार्टिंग कंपाउंड का मतलब, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, CH3X, है ना, C2H5X, C3, है ना, H7X, ये स्टार्टिंग कंपाउंड है। X आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये ऐसा कुछ कह रहा है कि ये इसका नेचर क्या है, नेचर इसका गैसियस है। दूसरा पॉइंट क्या ये कह रहा है कि जो हैवियर कंपाउंड है, भारी कंपाउंड है, यानी जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है ना, कंपाउंड्स ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कंपाउंड्स ऑफ, है ना, कंपाउंड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इसी को कह रहा है कि ये इसका जो नेचर है, ये दोनों है भाई, सॉलिड भी और लिक्विड भी, ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन किया जाता है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोर और लेस ये सॉलिड और लिक्विड, यानी स्टार्टिंग वाले मतलब हैवियर, मतलब जिसमें कार्बन का नंबर भी ज्यादा हो, है ना, कार्बन का नंबर जिसमें ज्यादा हो। अच्छा, एक बात सभी बच्चे जानते होंगे कि ये जो पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स, है ना। तो ये ऐसा है भाई, मॉलिक्यूलर मास और वांडर वाल फोर्स। और एक पॉइंट, जैसे इसमें अगर हम इसका एग्जांपल ले लें कि मोलर मास भाई जैसे बढ़ेगा, देखो मोलर मास बढ़ रहा है,
देखो CH3X, इससे ज्यादा किसका होगा C2H5X, इससे ज्यादा किसका होगा C3H7X, ऐसे चलेगा ये। अच्छा एक पॉइंट ये भी है, अच्छा इसमें भी जो है देखो मोलर मास ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे चलने पर मोलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है, मोलर मास भी बढ़ रहा है और वांडर वाल फोर्स भी बढ़ रहा है ना, वांडर वाल फोर्स भी बढ़ रहा है। और भी देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो CH3, अब अगर मान लो CH3X है तो इससे ज्यादा किसका होगा CH3X2 का होगा, इससे ज्यादा किसका होगा CH2X2, फिर किसका होगा CHX3 का होगा। इसमें भी यही कंडीशन लागू होगी, है ना, मोलर मास भी बढ़ रहा है, वांडर वाल फोर्स भी बढ़ रहा है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट इसके लिए भी है ना, इसी डायरेक्शन में, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है ना। मोलर मास जो है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ये कुछ, अच्छा ब्रांचिंग इंक्रीज होने से भी बॉइलिंग पॉइंट घटती है। देखो यहां एक और रूल बन रहा है कि ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे रिजल्ट आएगा वांडर वाल फोर्स ये घटेगा, और इससे रिजल्ट क्या आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है, घटेगा। इस पर प्रश्न किया जाता है, इस वाले पॉइंट पर क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है भाई। ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो वांडर वाल फोर्स घटेगा, और वांडर वाल फोर्स, कभी कभी यहां ये प्रश्न पूछा जाता है कि वांडर वाल फोर्स क्यों घटेगा, है ना, यहां प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि वांडर वाल फोर्स क्यों घटेगा, क्यों, है ना। तो इसका आंसर क्या है भाई, आंसर, इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि मॉलिक्यूल जो है स्फेरिकल साइज की तरफ शिफ्ट होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स टेंड टू स्फेरिकल शेप। आंसर इसका क्या है, मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, है ना, आंसर इसका क्या है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर मॉलिक्यूल्स टेंड टू ऑक्यूपाइंग, molecules tend to spherical shape, molecules tend to occupy spherical shape, है ना, ये चीज है भाई, मोटी मोटी बातें। अच्छा और देखो आगे, इसका एक एग्जाम्पल भी ऐसा कुछ बनेगा सर, जैसे ये वाला जो है, ये वाला ज्यादा पूछा गया है, ये वाला ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, ये वाला ज्यादा पूछा गया है। तो इसका एग्जाम्पल ये जो यहाँ लिखूंगा तो ये भी पूछा गया है, इसी का एग्जाम्पल लिखूंगा ना इसके नीचे। जैसे देखो ये अगर मैं कर दूं, ऐसा लिख दूं जल्दी से, देखो CH3 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 CH2
CH2 CH2 है ना, CH2X। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इससे कम इसका होगा CH3 है ना, क्या हो जाएगा CH2 CH3X। अच्छा, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, है ना, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा CH3X। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला जो है ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन यहां से भी किए गए, क्वेश्चन इसमें से भी किया गया है, क्वेश्चन इसमें से भी किया गया है भाई, ये वाला क्वेश्चन किया गया। देखो, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। ठीक भाई, नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा। देखो इसका शेप कैसा होता जा रहा है, गोला होता जा रहा है, गोल, है ना। तो कोई गोली चीज जो है वो अधिक वोलेटाइल हो जाती है आराम से। तो ये चीज है, मोटी मोटी बातें हैं भाई। यहां से ये छोटे छोटे पॉइंट आप दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। बोर्ड एग्जाम में तो ये सब रिवाइज करके जाना चाहिए, और बिना कुछ किए नंबर मिल जाता है ना, बिना किसी प्रयास के नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट जो लिखने जा रहा हूं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा लॉजिक तो नहीं है, बहुत थोड़ा सा लॉजिक है, दो को लेकर के लॉजिक भी बता दूंगा। वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। ये अगला पॉइंट देखो, है ना। तो ये भाई अगला पॉइंट हमारे पास ये, तो इसी से रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें जरा सिमेट्री का मामला है, इसमें किस चीज का मामला है, सिमेट्री विल आल्सो इन्फ्लुएंस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो सिमेट्री will also influence, symmetry is also influenced BPT and MPT। मेरे ख्याल से दिख रहा है ना, BPT एंड MPT, तो हाँ दिख रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया भाई। Cl है ना, देख लो यहां पर Cl, ये है Cl, और यहां पर ये है Cl, और यहां पर क्या है Cl है। अब इसको हम नंबर दे दें ABC, इसको हम बोल दे रहे हैं ABC। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो जरा आप देख सकते हैं। जैसे पहला जो इसमें ये पूछा गया है, पहली चीज जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है BPT, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का इसमें बहुत बार पूछा गया है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है A है सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर C है, फिर B है ना। और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, तो वो है सबसे ज्यादा C का है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, फिर A का है, फिर B का है। ये ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है,
अच्छा, इसमें जो है क्या काम कर रहा है, सिमेट्री काम कर रही है। इसमें इसका रीजन, कभी भी अगर इसका रीजन पूछे तो हमें क्या बता देना है, सिमेट्री। इसमें देखो ये वाला जो है ज्यादा सिमेट्रिक है, ये तीसरा वाला जो है क्या है, ज्यादा सिमेट्रिक है ना। तो ये जो है ध्यान में रखना है ना। हम जैसे नॉर्मल, वैसे नाम तो हम देख लो भाई, ये चीजें पूछी गई हैं, मेरे ख्याल से मैं बता दे रहा हूं और आपको नाम लिखना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, मैं कुछ और अच्छी बातें बता दूं आपको। तो यहाँ नाम देखो लिख लेना चाहिए। ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। ये 1,3 1 2 3 है ना, नंबरिंग देख लो, नंबरिंग कर दे रहा हूं। अब ये नाम लिख लेना, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग भी कर दिया। अब नाम लिख लेना, देखो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। और इसका एक जनरल नेम है, वो सुनो, आर्थोक्लोरोबेंजीन, देखो मेटाक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये वाला जो है अधिक सिमेट्रिक है, ये वाला क्या है, अधिक सिमेट्रिक है, ठीक भाई। इसकी सिमेट्री ज्यादा है, मोर सिमेट्रिक है, इसके लिए लिखा भी जाता है मोर सिमेट्रिक। क्या लिखा जाता है, मोर सिमेट्रिक, है ना। पैराक्लोरो या पैराडाइक्लोरोबेंजीन, आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, है ना, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन। चलो ये वाला नाम फिर से सुन लो एक बार, आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये चीज जो है लिखना भाई, समझना। अच्छा, एक पॉइंट और भी है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है, उससे सवाल ज्यादा पूछे गए हैं भाई। तो इसमें ये सारे पॉइंट हैं जिनको कि आपको समझना चाहिए, बातें दिमाग में रखना चाहिए। वो वाला कई बार पूछा गया था, इसलिए बता दिया। सामान्य बातें लागू होंगी भाई। जब कौन सा ज्यादा सिमेट्रिक है, ये वाला है ना। यहां देखो, एक तो ये भी है, बॉइलिंग पॉइंट का एक ये मामला बनेगा। क्या बनेगा, आर एफ से ज्यादा किसका होगा, आर सी एल का होगा, आर सी एल से ज्यादा, है ना, आर बी आर का होगा, और आर बी आर से ज्यादा आर आई का होगा, ठीक भाई। तो ये ऐसा भी मामला है। हमें जो है इसे ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के अनुसार 2 पॉइंट हमको और बता देना चाहिए। ये जो है किसका ऑर्डर है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। ये किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। वैसे ऊपर वाला ही लिख दिया था, परंतु ये फिर भी लिख दिया। अगली चीज जो हमको देखना है वो है क्या, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी भी सेम ही है। डेंसिटी जो है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी भाई। अगला पॉइंट क्या है, डेंसिटी। अगला पॉइंट क्या दिया गया है,
डेंसिटी दिया गया है। तो डेंसिटी वाला भी मामला जैसे ऊपर है वैसे ही है ना। तो RF से ज्यादा डेंसिटी किसकी है? RCl की है। RCl से ज्यादा किसकी है? RBr की है। RBr से ज्यादा किसकी है? Ri की है। डेंसिटी का ये है। सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगला जो टर्म है सॉल्युबिलिटी है। डेंसिटी में ये बात जानना है ना। और सॉल्युबिलिटी में क्या जानना है भाई? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जो है, मान लो देखो ये तो बता ही दिया, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन अगर वो है ना हाइड्रोकार्बन से करेगा तो हाइड्रोकार्बन का यहाँ बीच में लिख दूं, एक पॉइंट ये भी लिखना भाई, एक पॉइंट ये भी लिखना, ये वाला एक पॉइंट कहाँ लिखना? इसी के नीचे, यहीं लिख दूं क्या? चलो यही लिख दे रहा हूं। एक चीज ये भी है बॉइलिंग पॉइंट का मामला, जो RX है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा RH से। RH क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, ये जो है ध्यान देना, क्योंकि तुलनात्मक स्टडी बहुत ज्यादा हो रही है ना इस दुनिया में। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा हो रही है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। तो ये भी है। अच्छा इसमें भी यही है, ये वाला पॉइंट इसमें भी है, डेंसिटी वाले में भी है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। यहां पर भी जो RX की डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे? RH से। ठीक है, मेरे ख्याल से सही हो गया। ठीक है, RX और RH, तो ये बात याद रखना। सब सरल बातें हैं भाई, एग्जाम में जाते समय एक बार देखा जाता है, अभी टीचर के साथ पढ़ लिया जाता है, एग्जाम में जाते समय देखा जाता है ना। तो ये ऐसा है। अच्छा इसमें अगली बात सॉल्युबिलिटी वाला मामला है। तो ये है पॉइंट भाई कि RX जो है, अगर ये आ जाए, एक चीज तो ये है कि RX की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है RH से। इसका रीजन अगर पूछ ले, रीजन, तो RX इज मोर पोलर, ये बात जानना है। अब देखो सॉल्यूशन में हमने जो है वो जो बात बताई है तो मजेदार है, लाइक्स डिजॉल्व लाइक्स। वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल है ना। ये क्या लिखा गया है, ये वाला ये पॉइंट क्या है? RX इज मोर पोलर, दैट इज वाई RX is more soluble, RX is more soluble in water H2O than RH। ठीक भाई। अच्छा आगे देखो आप, तो यहां से जो है अब ये कहेगा कि, लेकिन यहां देखो वो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है भाई, कंपैरेटिव एनालिसिस है, जितनी भी कंपैरेटिव एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कंपैरेटिव एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा और इंपॉर्टेंट है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये किसके संदर्भ में? बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये यही वाला है,
ठीक भाई। और देखो लेकिन ये क्या लिखेगा, एनसीईआरटी क्या लिखेगा कि आरएक्स इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी ध्यान में रखना भाई। देखो इसकी तुलना में ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये बात सही है, उसका रीजन बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर इन टोटल देखा जाए तो ये थोड़ा ही सॉल्युबल होता है। तो जो ये आरएक्स है ये H2O में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये चार्ट बना दें क्या, चलो इसको चार्ट जिससे तुम्हें याद हो जाए, चार्ट ही बना दें। चार्ट मतलब आरएक्स जो है, आरएक्स ये पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, इसका मतलब H2O स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है। कहां कहां स्लाइटली सॉल्युबल है? पानी में, पोलर सॉल्वेंट में। और ये पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? मोस्टली पोलर सॉल्वेंट जो है, मुझे मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, हट गया था, दिख रहा था या मिटा ही दिया पहले, दिख रहा था, ठीक है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। चलो तो ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट का नेचर कैसा, वहां भी लिखा, कई बार ये लिखता हूं, इनऑर्गेनिक है ये। अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट ये कौन सा है? ऑर्गेनिक है। इसका नेचर क्या है भाई? ऑर्गेनिक, ठीक है भाई। तो ये वाला मामला क्या है भाई कि ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, जैसे देखो C2H5OH, जैसे CH3OCH3 है ना, जैसे देखो C6H6 बेंजीन, ये सब पोलर सॉल्वेंट हैं। तो इसमें डिसॉल्व है RX स्लाइटली सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल, अधिक सॉल्युबल है, ठीक है भाई। अच्छा इसका रीजन कभी कभी पूछा गया है, इसका रीजन जो है इंपॉर्टेंट है। क्या रीजन? रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई। रीजन अगर पूछा जाएगा तो रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन दोनों का क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है मामला इसका? इसका मामला ये है, देखो कोई इसका रीजन, कोई चीज देखो समझने का प्रयास करो, लिखना बंद करके अब समझने का प्रयास करो। यहां मैं जो बात बोलूंगा पता नहीं तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, है तो सरल ही बात, समझ पाओगे तो ठीक ही है भाई। कोई चीज डिसॉल्व क्यों होगी? जो नया सेटअप बने उसमें रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन जो है इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा ये रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया है एनसीईआरटी ने, इसको लिखा भी है। एनर्जी के फॉर्म में रीजन देना पड़ेगा, एनर्जी को कोरिलेट करके रीजन देना पड़ेगा, है ना। तो डिसोल्यूशन या सॉल्वेशन, कोई चीज किसी में घुलती क्यों है, देख लो जरा, ये पॉइंट देखो जरा, यहां कोई चीज किसी में घुलती क्यों है? Why is anything dissolved in any solvent? Why is, ये समझो, लिखना बंद करके समझो,
2 मिनट समझ लो, क्योंकि यही चीज हर चैप्टर में आएगा मामला ये सब, है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो टीचर जो है वो एक चैप्टर में पढ़ा दे, बाकी सब में बच्चे खुद ही एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है ना। सिलेबस तो भाई साइंस में इतनी चीजें हम एक ही चैप्टर पढ़ाते रह जाएं, तो इसलिए जो चीज बच्चे कर सकते हैं उनको, जो चीजें सरल हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अब जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टी को निपटाएं और चैप्टर कल खत्म कर दें। मैं यही प्रयास करूंगा कि जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टी को निपटा करके चैप्टर खत्म कर दें। बहुत होगा तो एक आध लेक्चर और हो जाएगा, तो इसी में ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर आपकी तरफ नज़दीक आएगा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ सब जैसे करता हूँ एक साथ ही लिखा करूँगा, ठीक भाई। चलो देखो, यहाँ लिखना बंद करके बोर्ड पर देख लो तो हो सकता है काम बन जाए, ठीक है। लिखना बंद कर दो, बोर्ड पर देखो। व्हाई इज एनी मटीरियल, एनी मटीरियल एक्स, मटीरियल का नाम लिख दिया, मटीरियल का नाम लिख दिया, मटीरियल का नाम क्या है, एक्स है। व्हाई इज एनी मटीरियल एक्स dissolve in any solvent Y। आंसर देखो इसका, है ना। ये पॉइंट भी है और क्वेश्चन भी है, इसी से इसको शॉर्ट में लिख दिया जाएगा और तुम समझ जाना। देखो ध्यान से, यक्स जो है, अगर देखो ये मटीरियल अगर यक्स है तो भाई यक्स पार्टिकल, यक्स मटीरियल है ना, यक्स मटीरियल ये ऐसे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। अब देखो ये इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, ऐसे इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। और ये सॉल्वेंट भी, सारे सॉल्वेंट, जैसे तुम सॉल्वेंट में अगर तुम वाई, ये कोई भी मटेरियल ऐसे ही होगा, पार्टिकल से मिलकर के बना होगा वाई। अगर तुम H2O को देख लो तो भाई H2O में देखो ये H है, ये O है, ये H है। यहां से देखो H है, ये O है, ये H है। यहाँ पोलर बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, यही तो हाई H बॉन्ड है, यही क्या है, H बॉन्ड है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये इसमें डिसॉल्व जब होगा, देखो ये देख लो, देखो भाई, देखो देखो, जब ये इसमें डिसॉल्व होगा तो ये टूटेगा और ये सब भी टूटना चाहिए, ये सब भी टूटना चाहिए खटाखट, है ना। तो इसको तोड़ने में क्या खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी। इसको तोड़ने में क्या खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी। और फिर नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा। ऊपर वाली चीज को और अच्छे समझा दे रहा हूं, देखो ऊपर वाली चीज को यहां समझो। लिखना बंद करके सुन रहे होगे तो भले समझ जाओ, नहीं तुम्हारी मर्जी, सिर्फ मन लगा के सुनो। देखो मान लो यक्स वाला मटेरियल यक्स बॉन्ड यक्स बॉन्ड यक्स से बना है, वाई वाला मटेरियल वाई बॉन्ड वाई से बना है। अब डिसॉल्व कब होगा, जब इसके बीच में बॉन्ड एक्स वाई के बीच बॉन्ड बनाएगा। तो एक्स वाई के बीच में बॉन्ड कब बनने वाला है, जब ये टूटेगा। टूटेगा तो क्या खर्च होगी, एनर्जी, एनर्जी हमको देना पड़ेगा, है ना। अब ये जब टूटेगा तो फिर एनर्जी खर्च होगी ई, है ना, ई इसमें लगेगी। तो ये x है ना 3x में कन्वर्ट होगा।
अब ये जब टूटेगा तो 3y में कन्वर्ट होगा, यहां भी एनर्जी खर्च होगी। ये दोनों क्या हुई, खर्च हुई, यानी हमने खर्च किया, हमने खर्च किया, एक खर्च हुई एनर्जी है। ठीक है। अब जो नया बने x y, इसके बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा तो यहां जो है, अब देखो x प्लस y है ना, अब ये तो टूट तो गए ही, तो यहां ध्यान दो x प्लस y ये मिल करके क्या बनाएगा एक्स वाई। यहां क्या होगी, एनर्जी निकलेगी E1 है ना, E1 E3 बोल दे, चलो E3 E1 E2, चलो बस वो ठीक है, ये एनर्जी निकलेगी, निकलेगी। अब यहां देखो दो कंडीशन बनेगी, यहां कंडीशन ये बनेगी कि अगर E3 इज ग्रेटर, इस पूरे एग्जाम्पल से दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये है कि E3 इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2, तो डिजॉल्व होगा, तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसा होगा कि अगर E3 लेस E1 प्लस E2 नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल। ये जो अभी नीचे समझाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जगहों में इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे जगह में इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत मन लगा करके एक बार में नहीं समझ पाए, दो बार, यही चीज यहां भी लगेगी। इसी चीज को सोच करके अगर इसका आंसर तुम लिख लिए, समझ लो जीत गए। मैं जानबूझ करके अब इसका रीजन नहीं लिखूंगा, रीजन यहां लिख दिया गया है। इसी चीज को सोचो, बार बार समझो, उसका रीजन यहां लिखो अपने मन से। इसी में उत्तर है इसके रीजन का, तो कृपया इसके रीजन को आप स्वयं लिखें। ये जनरल थॉट है, बार बार इसको सोचो, यहां आकर के लिखो। अब हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मामला क्या हो गया, समाप्त हो गया है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने भरपूर समय दिया, 5 मिनट में पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन अब ये सारे पॉइंट क्योंकि पहला चैप्टर था, ऐसे ही हर चैप्टर में इसी तरीके के मिलते जुलते पॉइंट बना करेंगे, है ना। यानी जब हर चैप्टर में कोई बच्चा वही काम करने लगेगा तो सरल हो जाएगी बातें। तो अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे भाई, है ना। देख लो ध्यान से, तो चलो केमिकल प्रॉपर्टी की आज शुरुआत कर दे रहे हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ही है। किसी भी चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। हालांकि अब ध्यान दो, बहुत जरूरी बात सुन लो। जैसे एक चैप्टर का एमओपी दूसरे चैप्टर के लिए केमिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। हाइड्रोकार्बन का एमओपी, है ना, या हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे चैप्टर के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कन्वर्ट हो जाती है।
तो क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है? तो चलो, तो फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टी को शुरू किया जाए, तो शुरू कर देते हैं। ठीक भाई, चलो केमिकल प्रॉपर्टी वाला मामला ये है। एसी बंद कर दीजिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी देखो भाई कैसे काम इसका होता है, कैसे बात समझ में आती है आपको। तो साथ में ही चलेगा मामला, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो यही है, हेडिंग है, चार्ट ये बना लीजिए। इसी चार्ट से अगली हेडिंग क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दोनों के लिए चल रहा है एक साथ, आप देख ही रहे हैं। कभी भी एनसीईआरटी ने जैसे चीजें दिया है वैसे पढ़ने से ज्यादा याद होता है। अगर हम अलग अलग करके पढ़ना चाहें तो वो कहीं ना कहीं बोझ बनता है ना। तो अगर हम एनसीईआरटी वाले फंडे को फॉलो करें, हाँ हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी सही है, सत्य है कि जैसे जो बच्चे सपोज दैट वीक हैं या स्टार्टिंग में उन्होंने मेहनत नहीं किया या उनको महसूस होता है कि वो वीक हैं, तो अगर उनका फ़ायदा अलग करके पढ़ लेने में हो जाए तो भी अलग करके ही पढ़ लें। लेकिन मैं तो एनसीईआरटी को पूर्णतया फॉलो करता हूँ, तो उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ूंगा, है ना। तो दोनों के लिए है ये, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों साथ साथ में ही है मामला भाई, हैलोएल्केन एंड हैलोअरीन। हालांकि पहले जो है यहाँ पर चलेगा साथ साथ में ही, तो पहले क्या चलेगा भाई, पहले हैलोएल्केन चल जाता है, चलेगा तो साथ साथ में पढ़ना ज़्यादा। पहले हैलोअल्केन, ठीक भाई, फिर उसके बाद हैलोअरीन। अब ये कितने टाइप की है तो ये चीज देखना है, हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन ये प्रॉपर्टी कितने टाइप की है, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे पूरी। तो ये देखो, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहला नंबर ए है ना, पार्ट 1 या पार्ट ए, तो ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूशन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है भाई। अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। NSR, शार्ट में क्या, NSR, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो आगे देखो भाई। अच्छा, यही दो प्रकार की है, एक है एनसीईआरटी में तो पहले SN2 दिया है ना, तो एक है हमारे पास, है ना, SN1, चलो ऐसा SN1, दूसरा है SN2। देखो ध्यान से, ये क्या मीनिंग क्या है इसकी, देखो यन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यन का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियोफिलिक, यस का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
वन का मतलब हुआ यूनिमालिकुलर रिएक्शन। तो ये SN1 का फुल फॉर्म हुआ भाई। ये क्या हुआ? SN1 का फुल फॉर्म हुआ। ऐसे ही अब इसका भी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन। तो ये इसका फुल फॉर्म है भाई। ये दोनों चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। एनसीईआरटी ने जो दिया है हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। एनसीईआरटी ने जो पूरा दिया है हम उसका पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जानने के बाद पार्ट बी। तो पार्ट बी में हम लोग जो है पार्ट बी में यहां पर है ना हाइड्रोअरीन में यहां एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। पार्ट बी में क्या देखेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे भाई पार्ट बी में। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। और पार्ट सी में, ठीक है, हाइड्रोअरीन में एक विशिष्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, है ना। वो न्यूक्लियोफिलिक, हाइड्रोअरीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, पार्ट बी पार्ट सी। यहां पर जो है पार्ट सी में हम लोग क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है भाई। अच्छा, यहां जो है पार्ट डी में क्या देखेंगे हम? रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, यहां जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी है ना। ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऐसा है मामला पार्ट ई। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर कुछ जो है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड इसके बाद होंगे। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और यहीं ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन अब इसको पढ़ें फटाफट, है ना। तो इस टाइप से जो है इसके रिएक्शंस के बंटवारे हुए भाई। तो ESR है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ESR है भाई, ESR। अच्छा, यहां जो है E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन भी है। इसी को क्या बोलते हैं? E1CB, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? E1CB।
E1CB का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इसका नाम भाई यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन कॉन्जुगेट, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। B for base, 1 for unimolecular, E for elimination, C for conjugate, है ना। तो इस प्रकार से भाई रिएक्शन का बंटवारा हुआ है और इस प्रकार से हम रिएक्शन देखेंगे। आप आराम से ये चार्ट बना लीजिए और हम 1 बाई 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फटाफट इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में सब निपट जाए, है ना।